So Kothari Commission is also known as Indian Education Commission. Indian Education Commission आपका कौन से कमीशन के बाद आया बताओ? कल कौन सा कमीशन पढ़े थे? हेमदालियर कमीशन, बस सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो आया था आपका 19, कब आया? 19 गुड 1952 टू 53, ये आया आपका 1964 टू 64। इसका वैल्यू बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बेस दे रहा है एनईपी के लिए। किसके लिए बेस देगा? एनईपीज के लिए, जितने भी पॉलिसीज आएंगे उसके लिए। अभी सोचो, आपको अगर किसी ने बोल दिया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एंड इंडियन एजुकेशन कमीशन के अंदर कौन सा बड़ा है, विच वन इज बिगर वन, कौन सा है कंसेप्ट वाइज, आइडिया लगाओ। उसके नाम पे ही सब कुछ है, इंडियन एजुकेशन कमीशन। याद करो ये चीज, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सेकेंडरी लेवल को हायर करना है, मतलब उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए। बट इंडियन एजुकेशन कमीशन बोल रहा है नहीं, हमें सारे एजुकेशन लेवल्स को आगे बढ़ाना है। दैट मीन्स 10 +2 +3 सबको आगे बढ़ाना है, मतलब अप टू यूनिवर्सिटी लेवल। सो उसके लिए सोचो, एनईपी में जो जो पॉइंट्स थे, हमारे पॉइंट्स किसने दिए होंगे? इंडियन एजुकेशन कमीशन ने। सो इंडियन एजुकेशन कमीशन आपका एनईपी 2026, सॉरी 2026 बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब हम बोलते हैं 1986 जो एनईपी, और बोल सकते हो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, इसका बेस किसने दिया? इंडियन एजुकेशन कमीशन ने। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 में आया था। एंड इसका जो पॉइंट था कि डॉक्टर कोठारी, मतलब डॉक्टर डीएस कोठारी बोल सकते हो, प्रोफेसर डीएस कोठारी ने ये एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए बनाया था। टोटल इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है। ठीक है, अभी डायरेक्ट एजुकेशन सिस्टम में जाना है। बोलो, अभी कुछ पॉइंट्स हमें पता है कि नहीं? एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो कल हमने पढ़ा था सिटीजनशिप, एक चीज पढ़ा था डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, ये वर्ड पढ़ा था ना, यही चीज है यहाँ पे। हमारा मेन मोटो क्या रहता है पता है एजुकेशन सिस्टम का? कि हमें बच्चों को ऑल राउंड पर्सन बनाना है, सिटीजन बनाना है, जो देश के लिए सोचे, जो नेशन के लिए सोचे। ठीक है, हमारा एजुकेशन ऐसे होना चाहिए जो हमें एजुकेशन के साथ साथ हमारा डेवलपमेंट करवाए, ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाए, सो दैट हमारा नेशन का भी डेवलपमेंट हो सके। सेकंड पॉइंट में क्या आता है देखो, इस पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट गया क्या ना, एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी आया फोर फोल्ड रिफॉर्मेशन इन एजुकेशन, याद करना। फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस में, मेजर एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड पॉइंट क्या बोला? फोर फोल्ड ऑफ रिफॉर्मेशन इन एजुकेशन। फोर फोल्ड, आप जानते हो फोर फोल्ड मतलब क्या होता है? क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है? फर्स्ट चीज है हमें गोल के ऊपर ध्यान देना है। एजुकेशन का गोल क्या होना चाहिए ना? वो प्रोडक्टिविटी को प्रोवाइड करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी, अच्छा आउटपुट, अभी आउटकम, अच्छा वेरी गुड। अभी चीज आया आउटपुट और आउटकम, आप लोगों ने बोला तो ये चीज है। एजुकेशन सिस्टम अभी तक जितना था, जस्ट लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द मैकेले, मैकेले से अगर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि ओनली एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी चला, एंड उसमें सिर्फ हायर क्लास और मिडिल क्लास के कुछ लोगों को लिया गया। फिर वो डिस्पैच आए जो एजुकेशन सबके लिए बना दिया गया। फिर आए हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने बोला कि एजुकेशन हम रूरल डेवलपमेंट के लिए करेंगे, तो अर्बन लोगों को कोई हेल्प नहीं मिला। एसएससी आया तो एसएससी बोल रहा है कि हम सेकेंडरी डेवलपमेंट करेंगे, एलिमेंट्री के लिए तो सभी कर रहे हैं। इसके बाद आए इंडियन एजुकेशन कमीशन, वो बोलता है नहीं, हमें एजुकेशन तो सबको भी देना है, प्लस हमें ये भी देखना है कि प्रोडक्टिविटी कितना है, सारे बच्चों को एजुकेशन मिलने के बाद क्या उनको फ्रूट्स मिल रहे हैं, क्या उनको वो फल मिल रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरा हो रहे हैं, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी यूनिवर्सिटी। हाँ, क्या बोले? हाँ, बेनिफिट क्या क्या मिले, वो प्रोडक्टिविटी। तो ये हो गया आपके उत्पादकता। ठीक है, ये उत्पादकता है, तो ये प्रोडक्टिविटी उत्पादकता हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम को आगे लेके जाऊं, नेशनल एजुकेशन सिस्टम को, तो नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प होगा, ग्लोबलाइजेशन में हेल्प होगा, ये सुन लो। ओके, नेशनल एजुकेशन पे हमने ध्यान दिया, इसलिए नेशनल इंटीग्रेशन हुआ। अच्छा, सोसाइटी स्ट्रांग बनेगा या वीक बनेगा? ऑब्वियस स्ट्रांग बनेगा। अभी देखो, हम और क्या कर सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन को दो वे से समझना। मॉडर्नाइजेशन डजंट मीन वी वेयर शॉर्ट ड्रेसेस और वी वेयर वेस्टर्न फूड्स और वेस्टर्न कल्चर, एडॉप्शन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, ये नहीं समझाता। मॉडर्नाइजेशन का मतलब नहीं है छोटे कपड़े पहनो, खाना पीना वेस्टर्न करो, कल्चर को समझो, हो गया।
मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है अपनी कंट्री को डेवलप करना, ग्लोबली प्रेजेंट करना, ग्लोबलाइज करवाना या ग्लोबली प्रेजेंट करना। तो ये बोला हेस्टन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। और क्या बोला, स्ट्राइव टू बिल्ड कैरेक्टर ऑफ कल्टिवेटिंग सोशल मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज। मतलब ये 4 पॉइंट बोलता है, इसीलिए फोरफोल्ड है। 4 स्टेप्स में आप दिखा सकते हो, ऐसे स्टेप बना सकते हो। ओके, फर्स्ट पॉइंट में बोला प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, एजुकेशन को अगर इंक्रीज करते हैं। सेकंड बोला सोशल स्ट्रेंथन होगा या नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा, मतलब हमारा नेशन आगे बढ़ते जाएगा। थर्ड में बोला ये मॉडर्नाइजेशन को हेस्टन करेगा। फोर्थ में बोला गया ये बच्चों में सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज को आगे बढ़ाएगा, इसलिए इसको बोला गया फोर फोल्ड रिफॉर्मेशन, फोर फोल्ड ऑफ रिफॉर्मेशन इन एजुकेशन। ये सेकंड पॉइंट गया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अभी एम्स ऑफ एजुकेशन देखो, अभी बोला गया था ना टू लिंक द एजुकेशन विथ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। सो मैं बता दूं ये एजुकेशन सिस्टम कैसे आता है, बताओ। एक एजुकेशन सिस्टम अगर फेल्यूर होता है तब जाके दूसरा आएगा ना, तब जाके दूसरा आएगा। ओके, सो ये सोच लो, इससे पहले हमारे इंडियन वाले कौन थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, उनका रिजेक्शन हो गया, उनके बेसिक स्कीम को कोई भी हेल्प नहीं किया, इसीलिए उनका रिजेक्शन हो गया। तो उन्होंने क्या क्या दिया था, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस, वोकेशनल एजुकेशन, और क्या था, एजुकेशन को प्रॉपर करवाना, प्रॉपर एजुकेशन, मिनिमम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये 3 चीज था ना महात्मा गांधी के कंसेप्ट में। ओके, ओके, रूरल रिकंस्ट्रक्शन। अभी पॉइंट्स देखो, ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स देखो क्या क्या है। मेकिंग साइंस ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, मेकिंग वर्क एक्सपीरियंस वोकेशनल ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल ऑफ एजुकेशन। बट वहां पे मेन चीज क्या था ना, महात्मा गांधी जी ने बचपन से ही वोकेशनल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया, जो कि बेसिक स्कीम के नाम पे चला। एंड यहाँ पे बोला गया ये सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन होगा, जो आपके 1986 में भी मेंशन है, प्लस आपके 2020 में भी मेंशन है, ठीक है। एंड और क्या था, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये हो गया 4 पॉइंट्स अगेन। अभी आते हैं नेक्स्ट, एजुकेशन एंड सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, जो पॉइंट बोला गया। अभी बोलो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, यस और नो, यस, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा बहुत ज्यादा। एंड और एक चीज है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है, मतलब जीने का जो शैली है, जो एक आप स्टैंडर्ड में जीतो, जो आपका स्टेटस है उसको डेवलप करने का। स्टेटस इंक्रीज इकोनॉमिकली होता है, इकोनॉमिकली होता है, कल्चरली होता है, मोरली होता है, स्पिरिचुअली होता है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट अगर पर्सन का होता है तभी जाके ये पॉसिबल होगा। एंड रिडक्शन क्या करना है, रिडक्शन क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन क्या कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और कुछ इधर नहीं करना है, चलेगा, इतना काफी है। एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, तो मैंने क्या बोला था, मॉडर्नाइजेशन को 2 वे से समझो। एक वे से जो इंडियन के बहुत सारे ऐसे जो यंग जनरेशन है वो देखते हैं कि छोटे कपड़े पहनो, मॉडर्न खाना खाओ एंड मॉडर्न स्टेटस जियो, पैसे उड़ाओ, ये सब। एंड एक्चुअल मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, एजुकेशन को लेते हुए आगे बढ़ना, दैट मीन्स इकोनॉमिकल ग्रोथ, नेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, इसको बोला जाता है। सो जितना एजुकेशन में आप आगे बढ़ेंगे उसके साथ साथ आपका मॉडर्नाइजेशन होते चलेगा। डेवलपमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये तो डायरेक्ट चीज है कि बच्चों में हम मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ ये सारी चीजों को डेवलप करेंगे। अच्छा बता दो मुझे, इंडियन एजुकेशन कमीशन का न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन क्या है, पैटर्न क्या है, 10+2+3 सिस्टम, बस इतना याद रखोगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स, ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखो। सेम पॉइंट्स आपको ट्रिक देती हूँ, सेम पॉइंट्स आप एनपी 1986 में भी कुछ लिखेंगे और कुछ आप ऐड करेंगे, पीओए में भी आया तो, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में भी आया तो, अगर आपका 2020 भी आया, कोई छोड़ के नहीं आएगा, ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी वहाँ पे हैं, सिर्फ कुछ कुछ मॉडिफाइड हुए हैं। एजुकेशन सिस्टम में हर एक रिकमेंडेशंस को चेंज नहीं किया जाता। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम द मैकेले देखा होगा तो कुछ कुछ पॉइंट अभी भी सेम है कि नहीं, सारे पॉलिसीज देख रहे हो सेम है, बस थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैंने बोला इम्प्रूवमेंट, बिकॉज वो रिजेक्ट हो रहा है तो हमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। पूरा रिप्लेस नहीं होता है, पूरा रिप्लेस कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं होता, इसीलिए डरना नहीं है रिकमेंडेशंस पे। अभी देखो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल, आप बोलो आपको अगर एजुकेशन कमिटी में मैं मेंबर बना दूं, आप स्कूल्स कहाँ पे बनाओगे, घर के पास और बहुत ही डिस्टेंटली लोकेट करोगे,
बस। So देखो यहाँ पे क्या लिखा, वर्ड लिखा है लोकेटिंग। लोकेटिंग सेकेंडरी स्कूल्स इन ए वेल प्लान्ड एंड सॉर्टेड मैनर। वेल प्लान्ड एंड सॉर्टेड मैनर मतलब हम कम डिस्टेंस में ही सारे स्कूल्स बनाएंगे। प्लस क्या है, हमारे सेकेंडरी स्कूल्स में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं कि नहीं बताओ, 9 10 से, 9 10 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, तो मुझे क्या क्या चाहिए, एडिक्वेटली स्टाफ चाहिए, मतलब टीचर्स होने चाहिए, प्लस पियन प्लम्बर जो जो नीड होता है एक अच्छा स्कूल चलाने के लिए वो चाहिए, प्लस इक्विपमेंट भी चाहिए। इक्विपमेंट भी चाहिए, यंत्र जो भी चाहिए हमें प्रैक्टिकल्स के लिए, बेंचेस चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, सब चाहिए। ठीक है। अभी देखो वोकेशनल एजुकेशन, आपको पता है वोकेशनल एजुकेशन पहले के टाइम पे सारे बच्चे करते थे क्या? सोचो सोचो, करेंगे क्या? नहीं। बस इसको डेवलपमेंट करवाना है, रेस करवाया गया, कितना परसेंट, 20%। ओनली यही तो आपका है। पॉइंट्स कैसे बनते हैं, फ्लो चार्ट आप लोगों ने बोल दिया मैम फ्लो चार्ट बना दो, बट फ्लो चार्ट एक्चुअली अगर आप बना लो तो आप ना इस चीज को कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। मैंने वैसे पढ़ा था इसलिए मैं भूलती नहीं। ठीक है। इस चीज के लिए याद रखना कि वोकेशनल एजुकेशन अगर डेवलप करवाना है, इतने लोगों ने तो वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बोला कि स्किल्स डेवलप करवाओ, आगे बढ़ना है, अर्निंग करना है, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग करना है, तो इसके लिए 20% डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा एनरोलमेंट में, वोकेशनल स्कूल्स में और एजुकेशन कोर्स में। एंड बोलो वोकेशनल एजुकेशन के लिए अगर फंड्स चाहिए कौन देगा, स्पॉन्सरशिप कौन देगा? स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट देगा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। बस इतना याद रखना। हो गया। नेक्स्ट चलो, एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैंने एस्टेब्लिशमेंट वर्ड यूज कर लिया, तो एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट सेकेंडरी स्टेज। अभी बोलो एक चीज बताया गया था, मैंने बोला था कि अगर हायर सेकेंडरी स्कूल्स है या लोअर सेकेंडरी स्कूल्स है, अगर 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में आप देख रहे हो एक जगह पे मैंने मेंशन किया कि 4 बच्चे हैं, एंड बोला आपको कि सेकेंडरी एजुकेशन में कितने बच्चे जाएंगे स्कूल्स को, उसमें गर्ल भी है बॉय भी है, रेशियो बताना है, तो रेशियो देखो 1:3। मतलब समझ गए ना, 1:3 मतलब क्या है, एक गर्ल होगी तो 3 बॉय होंगे। बस इतना याद रखो। अगर लोअर सेकेंडरी हो गया तो ये 1:2 है, 1:2 है। तो हम 1:2 मतलब अगर 3 लोग हैं, 3 लोगों में से मतलब 3 बच्चे हैं तो उसमें एक लड़की होगी तो 2 लड़के होंगे, इतना याद रखना है। सो अभी स्टोरी आया कि इतने सारे चीजों में गर्ल्स सेकेंडरी एजुकेशन जो पहले नहीं था वो भी स्टार्ट हो चुका है, एंड उसमें हम एम्फेसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर 4 बच्चे बॉयज मतलब 4 बच्चे हैं उनमें से 3 बॉय रहेंगे, एक गर्ल रहेंगे, हायर सेकेंडरीज के लिए, लोअर सेकेंडरीज के लिए 1:2 रेशियो में है, अनुपात में है, तो उस हिसाब से 2 अगर लड़के होंगे एक लड़की होगी। अच्छा, स्कूल करिकुलम क्या होगा, आपको अगर करिकुलम कल का याद है, कल का याद है उसको बस अपग्रेड करना है। ठीक है, अपग्रेड करना है। बोलो करिकुलम को रिजिड बनाओगे या फ्लेक्सिबल? अच्छा, बोलो एक्सपेरिमेंटल करेंगे, फ्लेक्सिबल तो बना दिया, अभी एक्सपेरिमेंटल करेंगे कि नहीं? अच्छा। अच्छा, आपको मैंने अगर बोला कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, आप कौन से टाइप के स्कूल कॉलेजेस सबसे पहले नीड करते हो एज पर मैकेले वुड डिस्पैच गांधी जी, बता दो। टीचर्स चाहिए, कौन सा ट्रेनिंग देना है, कौन से कॉलेज ओपन किए? हाँ, ट्रेनिंग कॉलेजेस। अच्छा, तो यहाँ पे देखो पहले तो ट्रेनिंग कॉलेज हम ओपन करेंगे, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज भी ओपन करेंगे, प्लस स्कूल्स भी ओपन करेंगे। न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग जो भी हमें अपग्रेड करना था बस उतना ही करना है, यहाँ पे और कुछ मेंशन नहीं है कि न्यू करिकुलम में क्या होना चाहिए। न्यू करिकुलम में मतलब क्या होता है, जो नीड्स फुलफिल नहीं हुआ था बस उसको इम्प्रूव करना है, उसको इम्प्रूव करना है, इतना ही चीज है। अभी बोलो लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में चल रहा था, कितने लैंग्वेज आएंगे? 3 लैंग्वेज, बस 3 लैंग्वेज चल रहे थे। अच्छा, यहाँ पे क्या मेंशन है वो देख लेते हैं। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको हम यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंस हमने किसको दिया बताओ? मदर टंग को, मदर टंग को दिया। एंड उसके बाद हमने इंग्लिश लैंग्वेज को भी यूज किया। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज द मोस्ट स्वीटेस्ट स्टेज फॉर लर्निंग 3 लैंग्वेज इन द लोअर सेकेंडरी क्लास। मतलब ये 3 लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना, हमारे क्लास 8 से 10 में स्टार्ट हो जाए, मतलब क्लास 8 से स्टार्ट हो जा रहे हैं, एंड ये कमिंग जितने भी एजुकेशन सिस्टम के लेवल्स हैं उसमें चलते जाएंगे। अभी चलो, एजुकेशन में साइंस बेस्ड एजुकेशन है, मतलब इंडस्ट्रियल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स को हमने रख दिया।
ओके, देखो वर्क एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट। तो अभी आप यहाँ से याद रखोगे, एक वर्ड आया था जो कि आपने निपुण के अंदर पढ़ा हुआ है, निपुण भारत, एफएलएन सुना है कि नहीं, बता दो बस। एफएलएन सुना है क्या? कौन नो बोल रहा है? डांट पड़ेगा। मैं, अगर आप राउरकेला के हो तो डांट पड़ेगा, मैंने खुद लिखवाया है। एंड आप अपना राउरकेला में जो 3 डेज का 5 आवर्स वाले क्लासेस हुए थे वहां पे कॉपी खोल के देख सकते हो। ठीक है, मैंने खुद निपुण के बारे में आपको लिखवाया है। एंड वहाँ पे न्यूमरेसी एंड लिटरेसी के ऊपर, फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के ऊपर बात किया गया है। एंड उसमें हम लिटरेचर एंड मतलब न्यूमरेसी मतलब नंबर्स एंड मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हो, नहीं पढ़ाया गया? नो मैम। ये चीज, यही चीज हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी, ठीक है, न्यूमरेसी, यहाँ से याद करो 1966, 64 टू 66, ये कौन सा है? इंडियन एजुकेशन कमीशन। ये पॉइंट देखो अभी से यूज हो रहा है, दैट मीन्स एनपी 2020 में भी है। सोचो 2020 में भी है। तो लिटरेसी मतलब क्या होगा बताओ? लिटरेसी मतलब कौन से आ जाएंगे? स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, एंड साइंसेस जितने भी रहेंगे, मतलब साइंस सब्जेक्ट्स। न्यूमरेसी में क्या आएगा? मैथ्स एंड नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल सर्विस इज इंपॉर्टेंट। ये सारे एजुकेशन सिस्टम में रहता है। फिजिकल एजुकेशन मतलब स्ट्रांग बनना है बच्चों को। डिजायरेबल आप जो फिजिकल एजुकेशनल प्रोग्राम्स दे रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो ना, बच्चों के माइंड, इंटरेस्ट, बॉडीली जो भी फीचर्स हैं उसको आप चेंज करना चाहते हो। जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं उनका कैपेसिटी आप बिल्ड करना चाहते हो, इतना याद रखो। अभी देखो नेक्स्ट, एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो एक लाइन में इसको क्या लिख सकते हो बताओ? क्या करना है बच्चों में, क्या करना है? मोरल मतलब आपका नैतिक विकास, स्पिरिचुअल मतलब जो हम बोलते हैं ना, हाँ, बच्चों को हम बोलते हैं ना भगवान से, आध्यात्मिक जो होता है, श्रद्धा करना भगवान को, उसके बारे में आप जागरण कर रहे हो। ठीक है, जागरूक कर रहे हो आप लोगों को, मतलब बच्चों में कॉन्सियस माइंड में भगवान प्लस आपको नैतिक विचार के लिए उत्साहित करना कि आपको ये सब भी सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग, कौन से मेथड्स आएंगे? कल का मेथड्स याद है? कल का मेथड्स याद है? एक्टिविटी मेथड, प्लेवे मेथड, याद आ रहा है? याद आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या क्या है, कंबाइनिंग परमिसिवनेस विथ प्रिकॉशंस, और सॉरी परसुएशंस। अच्छा, परसुएशन मतलब क्या है? परसुएशन, कैरी करना। हाँ, कैरी करना, वन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कैरी करना। ओके, परमिसिवनेस वर्ड समझे थे हम लोग ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में। परमिसिव मतलब विथ परमिशन, विथ परमिशन, विथ परमिशन मतलब दोनों चीज करना है। किसी चीज को मुझे एक्सप्लोर करके भी सीखना है, और किसी चीज में मुझे किसी का परमिशन भी चाहिए, बड़ों का परमिशन भी चाहिए। अभी जो मेथड्स होंगे वो न्यू मेथड्स होंगे एज पर द नीड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उसका जो नीड रहेगा उसके बेसिस पे ही हम स्कूल्स में पढ़ाई करेंगे, या फिर उसी मेथड्स में पढ़ाया जाएगा। गिविंग नेसेसरी इन सर्विस ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होता है? जैसे आपको पता है कुछ कोर्सेज किए जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान भी, मतलब आप लोग अगर टीचर भी बन जाओ फिर भी जाके आपको 6 मंथ्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा या 2 मंथ्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा, बीच बीच में ट्रेनिंग दिया जाता है। ये क्या होता है ना, बीच बीच में आपको इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए, कोई मैथड्स में लैकिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसके लिए करवाया जाता है इन सर्विस ट्रेनिंग। इवैल्यूएशन प्रोसेस, अगर इवैल्यूएशन प्रोसेस है तो आपको याद रखना चाहिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड मूल्यांकन विधि अगर नहीं होगा तो कोई भी एजुकेशन सिस्टम का बेस ही नहीं रहेगा। अभी स्कूल सुपरविजन, स्कूल सुपरविजन कौन करेंगे बताओ? स्कूल में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन रहता है वही करते हैं। अभी चीज आया कि हम अगर कुछ चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो वो कौन रिकॉग्नाइज करेगा? फर्स्ट तो टीचर, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। एंड इसको करने के लिए अगर रिकॉग्निशन शुड नॉट बी मैटर ऑफ कोर्स बट शुड बी कंटिन्यूअसली अर्न बाय द एवरी स्कूल इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मैनेजमेंट। ये आपका दायित्व होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का ये दायित्व होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो ये ना सोचे कि कभी अगर प्रॉब्लम होगा उसको हम पहचान देंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ये होना चाहिए कि हम एक्चुअली में निरीक्षण करेंगे या फिर ध्यान पे रखेंगे कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। इसको अगर ध्यान पे रखते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। एवरी स्कूल शुड हैव टू टाइप्स ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर टू टाइप्स के होते हैं, एक एनुअल बेसिस पे और एक आप बोल सकते हो ये है आपका बाइनियल। अच्छा,
बाइनियल और आप इसको ट्राइनियल भी बोल सकते हो, ट्राइनियल होता है, बाइनियल नहीं होते, ट्राइनियल होते हैं। और क्विंक्वेंशियल भी बोला जाता है या क्विनियल भी बोला जाता है। अभी एक चीज आता है, इस वर्ड को अगर भूल जाओगे भूल जाओ, कोई बात नहीं। एनुअल मतलब क्या? इंस्पेक्टर बोला गया। आप इंस्पेक्शन के लिए जाते हो कि नहीं? एजुकेशन सिस्टम में आते हैं। अच्छा, वीडियो वगैरह आते हैं, वीडियो वीडियो आते हैं ना, जो डिस्ट्रिक्ट ये में रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। हाँ, हाँ, तो वो लोग आते हैं चेक करने के लिए। बस, तो ये सारे हैं चेकिंग के लिए। इंस्पेक्टर्स आते थे, हमारे टाइम पे भी आते थे, अभी भी आते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, खाना अगर दिया जा रहा है वो कैसा है, किताबें मिल रही है कि नहीं, सारी चीज़ों को वो ध्यान रखते हैं। सो एनुअली होगा, एक बार आ सकते हैं, या फिर ट्राइनियल। ट्राई मतलब क्या है? 3, 3 ट्राइ हाँ, क्वार्टरली आप बोल सकते हो, 3 बार आएँगे, मतलब 4 महीना छोड़-छोड़ के, 4 महीना छोड़-छोड़ के, ठीक है? 4 मंथ्स के गैप में वो आएँगे। इन सर्विस ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल सुपरवाइजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। यहाँ पे हमने क्या बोला? इन सर्विस ट्रेनिंग ओनली एजुकेटर्स के लिए और टीचर्स के लिए नहीं होगा। इन सर्विस ट्रेनिंग सुपरवाइजरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए भी होगा, जो ये सब देखभाल भी कर रहे हैं या एडवाइजरी बोर्ड में है, जो कमिटी मेंबर है, जो कि बहुत सारे चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि कैसा बिल्डिंग बनेगा, फाइनेंस कैसा होगा, ये सारे। ये क्रिटिकल एस्टिमेशन है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है, बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बट ये इतनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, ठीक है? तो इसके बाद इन्होंने बोला कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, एंड इसके लिए इन्होंने एक नींव रखा, ठीक है? इस पीरियड में कौन थे बताओ? हमारे प्राइम मिनिस्टर। इस पीरियड में कमिंग टाइम पे कौन आने वाला है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ओके, इंदिरा गांधी। ओके, सो इंदिरा गांधी के अकॉर्डिंग क्या हुआ? 1968 आया, एनईपी 1968 आया, मतलब एनपी 1968 आया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 आया, ठीक है? बट 1968 में इंदिरा गांधी रिफॉर्म करना चाहते थे टोटल एजुकेशन सिस्टम को, इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा, जिसका बेस था इंडियन एजुकेशन कमीशन। बट ये चीज हुआ कि उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि ड्राफ्ट बनाओ एंड उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। 5 साल काम किया गया उस ड्राफ्ट पे, 5 साल ड्राफ्ट पे काम किया गया, बट तब तक भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। सो उसके बाद आए राजीव गांधी। उसके बाद आए राजीव गांधी एंड उन्होंने इम्प्लीमेंट किया आपका एनपीई 1986। एनपीई 1986, ठीक है? एनपीई 1986। अभी आपको एक छोटा सा ट्रिक देती हूँ। अगर बाय चांस आप भूल जाओ एनईपी और एनपीई 1968, 86 इतना सारा है ना, तो उसका सिर्फ रिकमेंडेशंस याद करना एंड ये वीडियो देख लेना, या फिर इसका जो प्रीवियस वीडियोस भी है ना, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा देख लेना, सुन लेना, बस उसी में याद रहेगा। एंड कोई एक इंडियन एजुकेशन कमीशन का जितने रिकमेंडेशंस है सबको हेडिंग के साथ याद कर लो, हेडिंग के साथ याद कर लो, देखो आपका क्लियर हो जाएगा मैक्सिमम एनईपी का प्रॉब्लम, ठीक है? क्योंकि एनईपीज में अभी जितने पॉइंट्स आएंगे ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, सेम रहेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को, मैम ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्या गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, सिर्फ आगे टर्म्स को आगे पीछे किया गया है, ठीक है? एनईपी और एनपी, एनपीई 1986, ये आपका क्या है? फाउंडेशन है। मतलब ये इसके बेसिस पे ही टोटल एजुकेशन सिस्टम चल रहा था अप टू 2016-17 तक। समझ आ रहा है? 2016-17 तक इसी के बेसिस पे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। 2016 में स्टार्ट किया गया नेक्स्ट पॉलिसी के बारे में, ठीक है? क्योंकि हमेशा हम लोग सोचते हैं ना कुछ नया होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो आपको याद होगा कि आपका 2016 में कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे? अभी भी जो है वही है, बोलो। बस, नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी मोदी जी है मतलब तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट हम लोग चाहते ही हैं। तो उसका इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई कुछ-कुछ पर्सन्स आए एंड कमिटीज़ बनना लगा, ठीक है? ये आपका स्टोरी है एंड उसी के बेसिस पे ये टाइम लग गया, अराउंड 2016 से स्टार्ट हुआ था ड्राफ्ट मेकिंग प्रोसेस, एंड 2016, 17, 18, 19, 20 को जुलाई मंथ पे ये पब्लिश्ड हुआ था, ठीक है? जुलाई मंथ को ये पब्लिश्ड हुआ था। एंड अभी आते हैं हम लोग 1986 में। पहला तो ये चीज है, 1986 का एक आप याद रखोगे, इसके पॉइंट्स कितने कितने हैं बताओ? 23 पॉइंट्स है, 23 पॉइंट्स है, ठीक है? मतलब आप बोल सकते हो इसके 23 रिकमेंडेशंस हैं, ये सारे 23 रिकमेंडेशंस हैं। एंड जितने पॉइंट्स हैं ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके हो।
ये क्या बोला गया, पार्लियामेंट इन द बजट सेशन, एक बजट सेशन बनता है, आप जानते हो पार्लियामेंट में हमेशा बजट अधिवेशन होता है, ये चीज है। अभी 1986 में ये पॉलिसी उसी के बेसिस पे लाया गया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, 1986। तब बोलो ये पॉलिसी किसने बनाया, अभी मैंने डिस्कस किया था, इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी नहीं, राजीव गांधी जी, ठीक है, राजीव गांधी जी। हाँ, सो ये आप 1968 किसने बोला, अगर ड्राफ्ट किसने बनाने को बोला तो वो इंदिरा गांधी था, बस ये टेंशन होना है। तो यहाँ पे क्या है, एक लाइन अच्छा सा लिखा गया है, मेनी चेंजेस वर ब्रॉट इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जो पॉलिसी चल रहा था उसी में ही चेंजेस लाया गया, कोई न्यू पॉलिसीज नहीं मेकिंग हो रहा है, बस उसको रिप्लेस किया जा रहा है कि उसमें जो भी चेंजेस चाहिए थे, इंप्रूवमेंट चाहिए थे, उसी को हम परिवर्तन करें। अभी क्या है, बट मेजरली हम किस चीजों पे ध्यान करें, ये 23 कामों पे ध्यान करें जिसको एडॉप्ट किया गया। क्या है, पहला तो ये 23 रिकमेंडेशन है, अगर भूल जाते हो इसी चीज को मुझे लिख के देना पड़ता है आपको, तो मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके लिख दिया, ठीक है। मेकिंग द सिस्टम वर्क, मेकिंग द सिस्टम वर्क बहुत अच्छे से समझो, इसको आप समझ जाओगे। मेकिंग द सिस्टम वर्क मतलब क्या होता है बताओ, मेकिंग द सिस्टम वर्क, कौन सा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जैसे अच्छे से वर्क करे ये आपको देखना है, ठीक है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम जैसे अच्छे से काम करे तो एजुकेशनल कमिटीज को देखना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी क्या है, कंटेंट एंड प्रोसेसेस ऑफ द स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन कैसे चलेगा या फिर उसका कौन से प्रक्रिया में वो चलेगा, इसके बारे में सोचना है। अभी देखो और क्या पॉइंट है, ये पॉइंट इंडियन एजुकेशन कमीशन में था क्या, सोचो, नहीं, ये वुमेन इक्वालिटी इस पॉइंट पे ऐड होता है। एजुकेशन फॉर एसटी एससी ओबीसी, एजुकेशन फॉर माइनॉरिटी, एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड, एजुकेशन फॉर एडल्ट एंड कंटिन्यूड एजुकेशन, एजुकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड केयर, एलिमेंटरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय, वोकेशनलाइजेशन, हायर एजुकेशन, पॉइंट्स को याद रखना है पहले, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस लर्निंग, मतलब इसी पॉइंट से आपको याद रखना है, ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है बताओ, ओपन हो चुका है, बस इस पॉइंट से आ गया इग्नू, ठीक है। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, मीडिया एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स एंड मैन पावर प्लानिंग, मतलब डीलिंकिंग डिग्रीज, डिग्रीज को हटाया गया कि हायर डिग्रीज होने से ही सिर्फ जॉब मिलेगा, ये चीज को हटाया गया, आपका लेवल जितना है, आपने क्वालिफिकेशन जितना बनाया है उस बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा। कल्चरल पर्सपेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी कौन सा चल रहा था बताओ, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, बस थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एंड यूथ, इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन, टीचर एंड ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन एंड रूरल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इतने पॉइंट को आप देखो, इतना पॉइंट सिर्फ लिखोगे ना ये 2 पेज जाएगा, सही है कि नहीं, एक पेज में 20 लाइन रहते हैं, एक पेज में आपके कॉपीज में 20 लाइन होंगे, उसमें आप सारे लाइंस में लिख सकते हैं क्या, मैंने जो आइडिया दिया था सारे लाइंस लिख सकते हैं, सारे पूरे पेजेस को हम कवर नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक जगह पे हमें छोड़ना पड़ता है, गैप भी छोड़ना पड़ता है, तो उस बेसिस पे देखोगे ये 1.5 पेज का पूरा है, 1.5 पेज से ज्यादा जाएगा, है कि नहीं, सिर्फ इतना में, है ना। अभी सोचो इतने सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है, अगेन एक्सप्लेन करना है, सोचो 2-2 लाइन करके भी लिखोगे तो आपको मिलेगा 3 से 4 पेज का नोट्स, अगर 2-2 लाइन भी लिखते हो, ठीक है। क्या है, मेकिंग द सिस्टम वर्क, सिस्टम जैसा चले उसके लिए कमिटीज बनाना पड़ेगा, ठीक है। एससीईआरटी एनसीईआरटी सारे कमिटीज बनेंगी, उसके बेसिस पे ही चलेगा, रूल्स बनेगा, करिकुलम बनेगा। कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ द स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन जैसे प्रॉपर्ली चले उसके लिए कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, सोचो कंटेंट मतलब उसमें सिलेबस भी आता है, करिकुलम भी आता है। वुमेन इक्वालिटी, इक्वलाइजेशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, प्लस वुमेन्स का डेवलपमेंट के लिए हम बहुत कुछ सोच रहे थे, तो उनके लिए भी रिजर्वेशंस रखे जाएंगे, मतलब सीट रिजर्व किए जाएंगे स्कूल्स कॉलेजेस में जैसे वो पढ़ सके। फोर्थ पॉइंट, एजुकेशन फॉर एसटी एससी ओबीसी, तो इनके लिए 25% रिजर्वेशन रहेगा नवोदय विद्यालय पे, केवीएस पे एंड डिफरेंट अदर स्कूल्स पे। गर्ल्स के लिए अगर स्कूल्स बन रहे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये भी बनेगा। एंड एवरी टाइम क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम में जब भी डेवलपमेंट होता है कुछ परसेंटेज में स्कूल्स नंबर भी इंक्रीज होते हैं, प्लस उनके एनरोलमेंट नंबर भी। अभी क्या है, एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज, वैसे माइनॉरिटीज वाला भी पॉइंट लिखोगे, हैंडीकैप वाला भी लिखोगे, हैंडीकैप बच्चों के लिए स्कॉलरशिप रहेगा, स्टाइपेंड रहेगा माइनॉरिटीज के लिए।
एजुकेशन फॉर एडल्ट एंड कंटिन्यूड एजुकेशन, कंटिन्यूस एजुकेशन में आप लोग आते हो कि नहीं बताओ, एडल्ट एंड कंटिन्यूड एजुकेशन पे। यस, तो इसमें याद रखना, बीएड एजुकेशन, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लर्निंग सब कुछ आएगा। अभी इस पॉइंट पे क्या करना है, ये पॉइंट हमारा बहुत ही टारगेटेड पॉइंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में भी यही सारे पॉइंट्स आएंगे। क्या है बताओ, एजुकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड केयर। अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब क्या है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर। अच्छा, तो एक बात बता दूं, यहाँ पे आप अर्ली चाइल्डहुड केयर प्लस मदर केयर लिख सकते हो। अर्ली चाइल्डहुड केयर प्लस मदर केयर का पॉइंट लिख सकते हो। मतलब क्या है, इसके लिए कौन से दो बाड़ी बनेंगे, बाड़ी मतलब हॉस्टल सोच सकते हो, या फिर आश्रम जैसा, या फिर इंस्टीट्यूशन सोच सकते हो। तो सोचो, बच्चों को केयर लेने के लिए आंगनबाड़ी बनेंगे, तो आंगनबाड़ी में मदर केयर भी होता है कि नहीं, मेडिसिन वगैरह। बस, तो आपको सोचना है परसेप्शन से, प्रेगनेंसी पीरियड से, गर्भावस्था से, मदर प्लस जो भी बच्चे होंगे उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोग सोचेंगे, ठीक है, हेल्थ और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सोचा जाएगा। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है, उसका न्यूट्रिशन और डाइट के लिए भी सोचा जाएगा, प्लस प्री नर्सरी, प्री प्राइमरी नर्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। प्री प्राइमरी बोल सकते हो या फिर नर्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और बच्चों के लिए बालवाड़ी भी बनाए जाएंगे, बालवाड़ी, ठीक है, बालवाड़ी भी बनाए जाएंगे। अभी चले जाते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, बोलो प्री नर्सरी चला गया या प्री प्राइमरी चला गया, एलिमेंट्री एजुकेशन पे कौन सा लेवल में आएगा एजुकेशन, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। 1 to 8। अच्छा, आपका आ गया, कितना बोला आपने, 6 to 14 ना, 6 to 14। ओके, 6 to 14 एलिमेंट्री एजुकेशन और 1 to 8 क्लास तक का पढ़ाई होगा। ये 2 लाइन हो गया, देखो इतना ही लिख के आना ना, जो मैं बोल रही हूँ क्या मैंने रटा हुआ है सारा चीज, नहीं, सिर्फ मुझे जो पॉइंट्स पता है मैं वही बता रही हूँ। तो पूरा स्टोरी सुनो, याद रखो, एंड पॉइंट्स को बस, ये 23 लाइन आपको याद होनी चाहिए, ये 23 हेडिंग्स आपको याद होने चाहिए। और आपको बेस बता रही हूँ, आपका 1986 फाउंडेशनल पॉइंट है, ये फाउंडेशनल पॉलिसी है, ये नेशन को रिफॉर्म कर चुका था। प्लस इस पॉइंट से आपको और एक चीज बताती हूँ कि एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये सारे पॉइंट्स आपको पता है ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड याद है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। बस, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और कोई भी पॉलिसीज में नहीं आएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका एनईपी और एनपी 1986 में ही आता है, एंड उसके बेसिस पे बच्चों को साइंस की बिल्डिंग बनाना है, पीपल टीचर रेशियो। अच्छा, पीपल टीचर रेशियो कोठारी कमीशन में कितना होना था, बताओ, उस दिन डिस्कस हुआ है, 1:30, 1:30। तो सेम बेस पॉइंट को ये भी कंटिन्यू कर रहा है, तो बोलो पीपल टीचर रेशियो कितना होगा, 1:30। बस, खत्म हुआ। सो ओपन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पे ही है, याद रखो, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पे ही है। अभी देखो और क्या है ना, सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय ओपन किया जाएंगे। सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में तो इतना बताया गया, 10+2+3 का सिस्टम है, बट यहाँ पे मेनली फोकस किया जाता है 10+2 में, बिकॉज इंडियन एजुकेशन कमीशन 10+2+3 सिस्टम में जाता है, बट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 10+2 में जाता है। उसका एजुकेशनल पैटर्न क्या है, 10+2 है, ठीक है। 10 मतलब आपको लोअर सेकेंडरी तक यहाँ पे मिल जाएगा, हायर सेकेंडरी +2 मिलेगा। सो ये आ गया आपका सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय में। नवोदय विद्यालय में बार बार बोल रही हूँ, 25% रिजर्वेशन रहेगा, किनके लिए, माइनॉरिटीज एंड एस के लिए, माइनॉरिटीज एंड एस के लिए। वोकेशनलाइजेशन, हाँ, गर्ल्स के लिए रहता है, बट यहाँ पे नवोदय विद्यालय में जिस पॉइंट का मेंशन हुआ है वो सिर्फ एसटी माइनॉरिटीज के लिए। वुमेन एजुकेशन में आपने ऑलरेडी रिजर्वेशन मेंशन किया था, बट वहाँ पे परसेंटेज मेंशन नहीं है, ठीक है, ठीक है, चलो। हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन कौन से पॉइंट से स्टार्ट होगा बताओ, सेकेंडरी लेवल, आफ्टर एलिमेंटरी एजुकेशन, बस, ठीक है। एंड वोकेशनल एजुकेशन में एग्रीकल्चर, होम साइंस, टेक्निकल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतनी चीजों पे ध्यान दिया गया। हायर एजुकेशन मतलब हायर लेवल्स ऑफ कॉलेज एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज लेवल ऑफ एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस लर्निंग। अभी मैंने बोला डिस्टेंस लर्निंग और ओपन एजुकेशन में इग्नू आता है, इग्नू में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए जिसके थ्रू बच्चे पढ़ सके। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट, टेक्निकल मतलब इंडस्ट्रियल एंड ये आ जाएगा आपका, टेक्निकल मींस मोस्ट प्रोबेबली इंजीनियरिंग आता है, इंजीनियरिंग आएगा, एंड मैनेजमेंट एजुकेशन आएगा। मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आईटीआई आएंगे, डिप्लोमा आएंगे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग आईटीआई आएगा, ये 3 चीज आ जाएगा आपका टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन में।
मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आईसीटी का इनकॉर्पोरेशन होगा। आईसीटी मतलब आपका हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू हम स्प्रेड कर सकते हैं एंड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज भी फॉर्म किए जा रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, डीलिंकिंग डिग्रीज, अभी मैंने ये पॉइंट बता दिया था, डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम द जॉब्स एंड मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर क्या होता है बताओ, मैन पावर क्या होता है? हाँ, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को हटा के एम्प्लॉयमेंट देना है, लोगों को जॉब देना है। तो जॉब्स देने के लिए डिग्रीज को बाउंड नहीं किया जा रहा है। अगर 10 पास भी किया है तो 10 के अकॉर्डिंग जॉब मिलेगा, अगर +2 आया तो उसके अकॉर्डिंग, +3 किया तो उसके अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स जो भी है उसके बेसिस पे होगा। कल्चरल पर्सपेक्टिव्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी, कल्चरल के बेसिस। हम्म। हाँ, वो पहले से ही था, बस उसी में ही जाएगा। अभी के टाइम पे ये तो बदल रहा है, चेंज हो रहा है, बट इसी में अभी जा रहा है, मतलब एमएचआरडी में 1986 में भी जा रहा है। कल्चरल पर्सपेक्टिव्स में हम सोचते हैं कला संस्कृति के बारे में। अगर कला संस्कृति को बढ़ाना है तो रीजनल लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा लैंग्वेज फार्मूला में, और लैंग्वेज पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फार्मूला का इम्प्लीमेंट होगा, त्रिभाषीय होगा, त्रिभाषीय का इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड यूथ के ऊपर हम लोग काम करेंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स में भी बच्चे आगे बढ़े और उसके थ्रू भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे गेम्स में जाए। जैसे कि आपके होते हैं ना ओलंपिक्स होते हैं, ओलंपिक्स में जाए ऐसे एजुकेशन में। इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन, जैसे पहले था कि बोर्ड एजुकेशन मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वन टाइम, उसके बाद कंपार्टमेंटल, सेम चीज है अभी तक। एंड इवैल्यूएशन के बेसिस पे सबमिटिव एंड फॉर्मेटिव टाइप ऑफ इवैल्यूएशन को लाया गया। टीचर ट्रेनिंग में 2 साल का टीचर ट्रेनिंग होगा। बच्चों मतलब जो भी पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि बीएड है, बीएड 2 साल का होगा एंड प्लस स्पेशल बीएड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन मतलब एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करना है तो फाइनेंस, ग्रांटिंग एड्स एंड बिल्डिंग्स एंड उसके साथ इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। रूरल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस मतलब रूरल एरियाज में इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज को ओपन किए जाएंगे, जैसे कि रूरल एरियाज में भी बच्चे पढ़ सके। क्या हम क्लियर है इतना तक? इतने तक क्लियर है? रूरल, अभी रूरल का तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। हाँ, बट ये एनपी मतलब एनपी के अकॉर्डिंग नहीं आया। एनपी 1986 के अकॉर्डिंग मेंशन नहीं हुआ, ये इम्प्लीमेंट बस हुआ था तो इस वजह से कुछ मेंशन नहीं है, ऐसा नाम कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और भी बहुत सारी कमिटीज भी थे। हाँ, हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस लिख सकते हैं जो रूरल एरियाज में हुआ है। जस्ट एग्जांपल ऐसे मेंशन कर दीजिएगा कि आज के टाइम पे जस्ट एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस इन द रूरल एरियाज, इतना मेंशन कर दीजिएगा, वो भी चल जाएगा। ठीक है, और ऐसे मेंशन कर सकते हैं रीजनल कॉलेजेस, रीजनल कॉलेजेस, रीजनल बीएड कॉलेजेस हो रहे हैं ना, वो सारे यूनिवर्सिटीज के अंडर पे वो सारे आ जाएंगे। अच्छा, चलो, अभी आते हैं हम, देखो ये एनईपी 2020 है। ठीक है, इसके भी पॉइंट्स हैं, देख रहे हो, मतलब आप जो चीज वहां पे पढ़े वही चीज है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, बस थोड़ा चेंज हुआ है। देखो अभी पॉइंट क्या आता है, 1 सेकेंड है। फर्स्ट पॉइंट आया, रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड स्ट्रिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट। थोड़ा वर्ड्स को कॉम्प्लिकेट किया गया है। देखो अगर इजी कर देते, होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, एक चीज बोलती हूँ यहाँ पे, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट, ठीक है, होल डेवलपमेंट बोल सकते हो, कंप्लीट डेवलपमेंट या संपूर्ण विकास जो होता है ना वो। मतलब यहाँ पे बोला गया हम रिकॉग्नाइज करेंगे, पहले पहचानेंगे, उसके बाद समझेंगे, और बच्चों का यूनिक क्वालिटीज जो आप लोगों में भी ना भिन्न भिन्न गुण हैं, जो आपके हॉबीज बने हुए हैं और उसमें ही आप बेटर कर सकते हो, बट अभी का जॉब के अकॉर्डिंग अलग चीज है, बट आप उसी चीज में अगर जाते तो बेटर करते हैं, ये होता है आपका यूनिक क्वालिटीज। स्टूडेंट्स का भी यूनिक क्वालिटीज होते हैं, टीचर का भी, पेरेंट्स का, उसको रिकॉग्नाइज करके उसको प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि बच्चों का, सबका, ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों का ही डेवलपमेंट हो, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए, इवन टीचर्स लोगों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी देखो ये चीज बताया था कि नहीं स्टार्टिंग स्टोरी में, देखो एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अभी देखो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का हम मैं बैकग्राउंड स्टोरी फिर बताऊंगी। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स, इतना समझ लो बस। मतलब ये चीज है, साइंस एंड आर्ट्स टोटली इंसेपरेबल, ये दो सब्जेक्ट्स अलग नहीं हैं, ये दो स्ट्रीम एक ही जैसे हैं,
बट साइंस को यूज किया जाता है लॉजिकली, आर्ट्स को यूज किया जाता है स्किलफुली, स्किल डेवलपमेंट के लिए। इतना ही चीज है, इसलिए हम उसको जोड़ के रखेंगे, कनेक्शन बना के रखेंगे। अभी बोलो मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन होना चाहिए, ऑब्वियस है। उसके लिए आपको साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स इन ह्यूमैनिटीज एंड स्पोर्ट्स, इसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अभी देखो प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, क्या था हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। यहाँ पे क्या बोला, दो से ज्यादा लैंग्वेज आ गया तो मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज फॉर इक्विटी एंड इंक्लूजन। मैंने कितने बार बोला है, जितने दिन से कंटेम्प्रेरी का क्लास करी हूँ, सब हमेशा बोला ना, आज का टाइम का एजुकेशन क्या है बताओ, इंक्लूसिव। आज का टाइम ऑफ एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव। लॉ के अकॉर्डिंग वी आर सेम, लॉ के अकॉर्डिंग वी आर सेम, एंड कमिंग टाइम पे ये भी हो सकता है, वो मे भी टाइम लगे, बट ये भी हो सकता है कि सारा जो कास्टिज्म है वो हट जाए, सारे लोगों को एक कर दिया जाए, ठीक है, एक कर दिया जाए, ये भी सिस्टम है। तो फुल इक्विटी, रेस्पॉन्सिव जो भी बनेंगे, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी लेंगे सबको इक्वल दिया जाएगा, लॉ एक रहेगा, रिसोर्सेस एक रहेंगे, और इंक्लूजन किया गया। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं हैं कि नहीं हम में, है ना, बहुत ज्यादा है, बस इसको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। हम सेल्फिश नहीं हो सकते, हमें सेल्फिशनेस को हटाना पड़ेगा एंड रेस्पेक्ट देना पड़ेगा ईच एंड एवरी डाइवर्सिटी को। अच्छा बताओ, बहुत कम उम्र में कोई पढ़ के टॉप कर सकता है कि नहीं, आपके साथ भी पढ़ के कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या हम उनको डिसरेस्पेक्ट करें, नहीं, नहीं हो सकता। हमसे बहुत बड़े होके भी वो भी टॉप कर सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। सो ये चीज है, कभी भी डाइवर्सिटी को आप डिसरेस्पेक्ट नहीं दिखाओ। विभिन्नताएं जो होती हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होती। विभिन्नताओं से सीखना पड़ता है, डाइवर्सिटी से हमें सीखना पड़ता है, उससे सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर को लेना नहीं चाहिए, पॉजिटिव चीजों को लेना चाहिए। लोकल कंटेक्स्ट पे भी रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। अभी के टाइम पे देख रहे हो ना, लोकल चीजों को वोकल किया जा रहा है, हाँ, वोकल किया जा रहा है, उनको डिफरेंट एरियाज़ में बेचा जा रहा है, उनके लिए बहुत सारे ये, हाँ, अभी देखो ना वाणिज्य मेला होता है, कुछ होता है ना, फेयर बैठते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं बहुत सारे, छोटे-छोटे एरियाज़ में फेस्टिवल्स किया जाता है। क्यों किया जा रहा है? कि हमारे जो कंट्री में इतने सारे गाँव हैं, विलेजेस हैं, उसका इतने सारे मतलब क्या बोलते हैं, स्किल्स हैं, इतने सारे आर्ट्स हैं, उसको शो किया जा रहा है। उससे लोग सीखें, उसको लोग रिस्पेक्ट करें, तो दैट इज़ कॉल्ड रिस्पेक्ट फॉर लोकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया, लोकल फॉर वोकल, एक्चुअली वोकल फॉर लोकल है, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, मैंने ये पहले भी बोला था कि असेसमेंट मतलब आपका इवैल्यूएशन में दो टेक्निक का यूज किया गया मूल्यांकन में, वो था फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव। आप अभी आप 10th क्लास में देख रहे हो कि नहीं, सबमेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, सबमेटिव बेसिस पे चेकिंग हो रहा है, सबमेटिव 1 सबमेटिव 2 क्लासेस में 20 मार्क्स 30 मार्क्स के हो रहे हैं। वैसे ही फॉर्मेटिव असेसमेंट भी रखा गया, यूनिट टेस्ट, ओरल टेस्ट, भाईवा, ये सबको रखा गया। लाइट बट टाइट रेगुलर फ्रेमवर्क, ये अच्छा चीज मेंशन किया गया, लाइट बट टाइट रेगुलर फ्रेमवर्क, मतलब हल्का रहे, बच्चों को बर्डन नहीं डालना है हमें, बर्डन फ्री एजुकेशन होना चाहिए। याद है ना यशपाल, प्रोफेसर यशपाल कमेटी, प्रोफेसर यशपाल कमेटी नाम सुना है? तो बर्डन फ्री एजुकेशन मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। वैसे ही एजुकेशन का फ्रेमवर्क रहेगा, कोई हम स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं चला रहे, टाइट रेगुलेशन है, बट बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, टाइट है, मतलब एक के बाद एक को पूरा करना है, बट लाइट रहेगा, हल्का रहेगा, बर्डन फ्री रहेगा। टीचर एंड फैकल्टी एज अ हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, देखो आप ही लोग बेस हो। इफ आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमिंग टाइम पे इम्प्रूवमेंट करना है, तो पहले अपने आप में इम्प्रूवमेंट करो अभी से, एवरी डे के बेसिस पे, चाहे आप टीचर भी बन जाओ, फिर भी आप हमेशा 2 घंटे पढ़ाई करना, अपडेटेड रखना, इस सोसाइटी के साथ अपडेटेड रहना। एंड जो आपको लगता है कि हम अगर चाहे तो अपने बच्चों को जैसे हम अच्छा पढ़ाना चाहते हैं ना, वही पढ़ाना हमें स्कूल में भी है। पैसा कम मिले ज्यादा मिले ये मैटर नहीं करता, हमें वही पढ़ाना है। तो ये इसलिए बोला गया टीचर्स एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। अभी क्या है, रिसर्च वर्क में भी हमें आगे बढ़ना है, आउटस्टैंडिंग रिसर्च फॉर आउटस्टैंडिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। जितना रिसर्च करोगे उतना ही जो रुके हुए एजुकेशन सिस्टम से वो आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यूज रिव्यूइंग ऑफ प्रोसेस बेस्ड एंड सस्टेन्ड रिसोर्ट एंड रेगुलर असेसमेंट, इतना ज्यादा हार्ड नहीं करना है आपको, सिर्फ लिखना है कंटिन्यूअस एंड रेगुलर असेसमेंट, कंटिन्यूअस एंड रेगुलर असेसमेंट। टेक्नोलॉजी का यूज होगा तो आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का व्यवहार किया जाएगा। एथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लाइक एम्पैथी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स,
मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि हम जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे वो सबके लिए होना चाहिए, लोगों के जो सुविधाएं होनी चाहिए उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, उसको फॉलो करेंगे, इम्पैथी दिखाएंगे, सिंपैथी नहीं दिखाएंगे, इम्पैथी दिखाएंगे और रेस्पेक्ट करेंगे सारे लोगों को। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल स्किल्स डेवलपमेंट होगा। आज के टाइम का एजुकेशन सिस्टम क्या है? क्रिएटिव डेवलपमेंट, क्रिएटिव थिंकिंग, ये कल भी डिस्कस हो चुका था। क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना है। एजुकेशन इज अ पब्लिक सर्विस विच शुड बी एसेसिबल टू ऑल। तो ये पॉइंट देखो, राइट टू एजुकेशन से ही फॉलो किया गया है, बट ये लाइन देखो क्या मेंशन किया गया ना, एजुकेशन एक पब्लिक सर्विस है। मतलब मैं जो आपको एजुकेशन दे रही हूँ ना, ये पब्लिक सर्विस है। मैं अभी से गवर्नमेंट में नहीं हूँ, जॉब नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। ठीक है, मैं आपको सर्व कर रही हूँ, कैटर कर रही हूँ सर्विस। एंड उसके बेसिस पे आपको क्या लेना चाहिए? नई एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, सब उसे एक्सेस कर सके। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन ए स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। मैं जितना भी इन्वेस्टमेंट करूंगी, सपोज आई एम द गवर्नमेंट, तो मैं जितना भी खर्चा करूंगी वो प्रॉपर वे में होना चाहिए, बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। समझ आया? ये सुन नो, बोलो। अच्छा, हाँ, फंड्स प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करना है, फंड्स प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करना है, यही पॉइंट है गवर्नमेंट का, ये है। ठीक है। अच्छा, अभी देखो मैं पूरा कंपैरिजन दिखा रही हूँ आपको। कंपैरिजन दिख रहा है क्या? थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है, दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है? एक्चुअली बहुत बड़ा है। इस पॉइंट में एक्चुअली आते कितने हैं देखो, ये दिख भी नहीं रहा है। 35 पॉइंट्स हैं जो अभी तक चल रहे हैं ना, उसका कंपैरिजन मैंने यहाँ दिया। इसके बाद भी जिनको मेरा हैंड रिटन चाहिए, तो ये हैंड रिटन है। हैंड रिटन का पहले दिखा देती हूँ। जून 2017, ये कौन सा है बताओ? एनईपी 2020 है। एनपी 1986 हो जाएगा ना, राजीव गांधी द्वारा पार्लियामेंट में बजट अधिवेशन के साथ हुआ था, हो जाएगा। इसका सुन लो स्टोरी। अभी मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। जून 2007, सॉरी 2017, कस्तूरी रंगन, याद है कस्तूरी रंगन? कौन है बताओ? अरे इसरो, इसरो के, हाँ हाँ, इसरो के डायरेक्टर थे, इसीलिए मैंने पूछा। उनके चेयरमैनशिप में ये चला। ठीक है, ये चला। उन्होंने एक कमिटी बनाया, उन्होंने एक कमिटी बनाया। उससे पहले का स्टोरी और थोड़ा सुन लो, क्या है उससे पहले का स्टोरी। एक पर्सन है जिनका नाम है, जिनका सरनेम सिर्फ बोल रही हूँ मैं, सुब्रमण्यम। कुछ TSR सुब्रमण्यम है। ठीक है, सुब्रमण्यम, याद रहेगा सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम। सो ये नाम से आपको कैसा लग रहा है? किधर के होंगे? साउथ के होंगे, साउथ के होंगे। सुब्रमण्यम बोले, बस। इन्होंने 2016 में, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था एनईपी 2020, कि एनईपी 2020 2016 में स्टार्ट होने लगा। इसके लिए सोचा गया बहुत सालों से, और इसके बाद 2016 में सुब्रमण्यम के अध्यक्ष में, मतलब चेयरमैनशिप में, इसे बोला गया कि बनाओ, स्टार्ट करते हैं इसका एजुकेशन पॉलिसी। इसके पहले जो था उसको तो रिसर्च करना पड़ेगा ना, क्या कमी है, तो सुब्रमण्यम ने उस कमी को ढूंढा। इसके बाद जून 2017 में कौन आ गए? हमारे कस्तूरी रंगन आए। ठीक है, कस्तूरी रंगन थे। तो कस्तूरी रंगन ने एक क्या बनाया, एक कमिटी बनाया। वो कमिटी के द्वारा उन्होंने 2018 19 19 तक उन्होंने क्या सबमिट किया बताओ? ड्राफ्ट। क्या सबमिट किया? ड्राफ्ट। 2019 में उन्होंने ड्राफ्ट दिया। ये कौन से नंबर का पॉलिसी था बताओ? फर्स्ट वाला है आपका 1968, सेकंड वाला है 1986, थर्ड कौन सा है बताओ? एनईपी 2020, एनईपी 2020। अगर जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम देन POA, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, और रिवाइज नेशनल पॉलिसी 1992 क्या है? 1992 ओनली रिवीजन है, इसीलिए तो नाम हुआ है प्रोग्राम ऑफ एक्शन और रिवाइज नेशनल पॉलिसी। एनईपी एनपी 1986 के जितने पॉइंट्स थे आपके प्रोग्राम ऑफ एक्शन में, सेम पॉइंट्स हैं, बस कुछ चीजों में डेवलपमेंट किया गया। जैसे कि इन्वेस्टमेंट पे फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन मेकिंग पे, प्लस गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, एनरोलमेंट में ध्यान दिया गया, SSA मिड डे मील स्कीम उसको बनाने का सोचा गया। तो ये सारी चीजें चेंजेस हुए 1992 में। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो आता भी है तो आपको याद रखना है रिकमेंडेशंस ऑलमोस्ट सेम है, उसके जो पॉइंट्स थोड़े से अलग हैं, बस उसको पढ़ लोगे हो जाएगा। ठीक है, अभी ये चीज याद रखते हैं कि हमारे 2017 में कस्तूरी रंगन ने एक कमेटी बनाया, 2019 में उनका ड्राफ्ट दिया, इसको थर्ड एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया गया पता है? GDP, पता है?
ग्रॉस डेवलपमेंट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो ये एजुकेशन सिस्टम में 6% जीडीपी का यूज होगा, 6% जीडीपी का व्यवहार किया जाएगा, मतलब हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत कम था पहले, ये आगे बढ़ रहा है, 6% हुआ। अभी क्या हुआ, एमएचआरडी का नाम में बदलाव आया, एमएचआरडी के नाम पे बदलाव आया। इसको क्या बोला गया बताओ, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री और एजुकेशन। इसके अभी अध्यक्ष कौन है, चेयरमैनशिप में कौन है बताओ, चेयरपर्सन कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान। अभी उनको क्या बोला जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर बोला जाता है ना, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है। ओके, ओके। यहाँ पे एक चीज किया गया ना, 2030 तक क्या किया गया ना, 2030 तक आपका बीएड कंपलसरी 4 साल का हो जाएगा। जो भी अभी तक जो 2 साल वाले चल रहे हैं, उस टाइम पे पूरा बैन कर दिया जाएगा ये 2 साल वाले को, एंड 4 साल बना दिया जाएगा। एंड अभी से ही क्या हुआ है, 2020 से एमफिल को एंड किया गया, एमफिल बंद हो गया, सुने हो कि नहीं, एमफिल बंद हो चुका है, उसका नीट कुछ नहीं है। हाँ, बट फिर भी बच्चे कर रहे हैं, बट उसका नीट सिर्फ लेक्चरशिप में कुछ बोल सकते हैं, जो मार्किंग होता है उसमें हेल्प होता है, अदरवाइज इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता। सो एमफिल का एंड किया गया। इसके बाद नीचे चलते हैं, एजुकेशन को तोड़ा गया, तोड़ा गया मतलब एजुकेशन पैटर्न। ओके, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये चीज ऐसे लिखती हूँ कभी कभी, तो इस चीज में ध्यान देना कि एजुकेशन को तोड़ा गया। तोड़ा कैसे गया, 5+3+3+4। अभी 5+3+3+4 को आप यहाँ से समझ लो, ठीक है, दोनों को मैं कंपेयर करवा दे रही हूँ। आपका पहला एनपी देखो, एनपी 1968 एंड 86 में कैसा था ना, 3 सिस्टम में डेवलप किया गया। तो उसमें था प्री स्कूल, प्री स्कूल 6 साल के अंदर हो जाना चाहिए था, 6 साल के अंदर बच्चों को प्री स्कूल चले जाना है। जैसे कि आप बोल सकते हो प्ले स्कूल, या फिर प्राइमरी, प्री प्राइमरी से पहले, जो प्राइमरी से पहले जो होता है प्री प्राइमरी, वो। अभी क्लास 1 to 10, क्या बोले मैम, अगेन, किंडरगार्टन है, प्ले स्कूल्स है, प्ले स्कूल्स है। ओके, 10+2 का सिस्टम यहाँ पे है, कंफ्यूज मत होना। 10+2+3 अगर है तो वो इंडियन एजुकेशन कमीशन है। अगर ओनली 10+2 लिखा गया है तो वो कोठारी कमीशन है। क्लियर, कोठारी कमीशन है। अभी 10 बोला गया, 10 10 साल, क्लास 1 to 10 ये एसएससी चलाएगा, एसएससी चलाएगा। एंड 2 साल जो था क्लास 11 and 12 वो एचएससी है। मतलब ये आप बोल सकते हो सीनियर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी जो था वो सारे चल रहे हैं। अभी इसके बाद आ जाते हैं क्या ना, आपका स्ट्रक्चर एनईपी 2020। अभी बताओ, एनईपी 2020 में अभी स्ट्रक्चर पढ़ा था, क्या था, 5+3+3+4, है ना। तो फाइव, फाइव क्या है ना, फेज 1 प्री स्कूल, फेज 2 क्लास 1 क्लास 2, ठीक है। फेज 1 में क्या है, प्री स्कूल आ गया, प्री स्कूल आ गया, फेज 2 आ गया, क्लास 1 क्लास 2 आ गया। अभी क्लास 1 क्लास 2 मतलब ये हो गया आपका एलकेजी यूकेजी, क्या था वो, स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2, और एक छूट गया, नर्सरी, 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 नर्सरी एलकेजी यूकेजी, स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2, ये 5 साल का आ गया। अभी 3 साल के लिए क्या है ना, प्रिपेरेटरी फेज है और प्रिपेरेटरी स्टेज है। प्रिपेरेटरी स्टेज कौन से होते हैं ना, ये क्लास 3 to क्लास 5 के लिए है, क्लास 3 to क्लास 5 के लिए है। फिर आते 3 साल उसके बाद, ये 3 साल, तो ये 3 साल में वोकेशनल एजुकेशन भी ऐड हो जाता है, ठीक है। ये मिडिल स्टेज में आ गए, ये मिडिल स्टेज में क्लास 6 to क्लास 8 आता है, क्लास 6 to क्लास 8 आता है। अभी सेकेंडरी स्टेज में कौन सा आ जाएगा, 4 साल। सेकेंडरी में क्या क्या है, ये जो 4 है, फेज 1 में आया क्लास 9 and 10, फेज 2 में आया क्लास 11 and 12, एसएससी एंड एचएससी। तो ये आपके हो गए इतना, मतलब पहला आ गया ये फाउंडेशनल स्टेज है, ये प्रिपरेटरी, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी। याद रहेगा, हो गया, हो गया, याद हुआ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैंने साइड में मेंशन भी किया है, इंस्टेड ऑफ 10+2 इसको ऐसे डिवाइड किया गया है। इसका आधार क्या था, क्या पढ़ाई करना है, कंसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्ट के बेसिस में पढ़ना है। मल्टीलिंगुअलिज्म आना चाहिए, विविधता को हम सपोर्ट करें, डाइवर्सिटी को हम सपोर्ट करें। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, जो आपने पढ़ लिया है, जो असेसमेंट भी फॉर्मेशन है, फॉर्मेटिव है। और इसके साथ आपको और एक चीज है कि परख, परख, परख आ गया। परख में क्या होता है ना, परख में याद रखना, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हो रहा है ना बच्चों में, तो वो बच्चों का चेक करना है कैसे हो रहा है। परखना मतलब क्या है बताओ, हिंदी में परख एक वर्ड है, उसको और भी अच्छे से अगर बोलते तो क्या बोलते हैं, परीक्षण, परीक्षण को हम परख बोल सकते हैं।
परीक्षण, परीक्षण को हम बोलते हैं परख। अभी परख में तीन चीज बोल रही हूँ, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चों का नॉलेज, असेसमेंट, ये सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है, ये है परख। अभी आगे चलो, और क्या है देख लेते हैं। मैं कुछ कुछ बेस बताते जा रही हूँ, इस बेस को ही पॉइंट्स बना लोगे, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, क्लास 5 to 8 में कौन सा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा बताया गया था, बताओ। मदर टंग यूज किया जाएगा। हाँ, और उसके साथ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है। संस्कृत को भी कहीं कहीं यूज किया गया, किसी किसी जगह पे संस्कृत का व्यवहार किया गया, विकल्प के रूप में चुना गया, जहाँ पे हम हिंदी नहीं कर सकते वहां संस्कृत कर सकते हैं, या फिर कहीं पे अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं संस्कृत, उसका व्यवहार होगा। इसका स्लोगान भी एक था, ठीक है, पीएम मोदी द्वारा ये स्कीम भी बनाई गया, और उसी का ये नारा भी था या स्लोगन था, दैट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, याद रहेगा। जो बच्चे ऐसे लिखना चाहते हो ये भी लिख सकते हो, सिर्फ पॉइंट्स को थोड़ा सा बड़ा करके लिखना, बीच में लिखना। आप फ्लो चार्ट ऐसे बना सकते हो, पूरा 4-5 पेज में आपने रिकमेंडेशन को एक्सप्लेन कर दिया, फीचर्स को एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद ये ओवरव्यू भी दे सकते हो, ठीक है। अभी देखो, क्लास जो आपका 6 है, फ्रॉम क्लास 6 हम कौन सा लैंग्वेज का व्यवहार करेंगे, क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज का हम व्यवहार करेंगे। क्लास 10th में हम फॉरेन लैंग्वेज का व्यवहार करेंगे, फॉरेन लैंग्वेज का हम व्यवहार करेंगे। कौन से चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया, क्रिएटिव, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये एजुकेशन सिस्टम कैसा है, पहले भी बोल चुकी हूँ, समावेशी शिक्षा और इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, बस। इसके साथ बताओ, वोकेशनल एजुकेशन हुआ था कि नहीं, वोकेशनल एजुकेशन हो गया, प्लस इंटर्नशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया, इंटर्नशिप। करिकुलम फ्रेमवर्क को हम ज्यादा से ज्यादा लचीला बना रहे, लचीला मतलब क्या होता है कि आलोचना अंतर्भुक्त होगा और लचीलापन रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग वहां पे होना चाहिए। ये क्या है बताओ, ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एजुकेशन। उसके लिए मेथड क्या है, प्लेवे मेथड। स्कूल में एक तैयारी किया जाएगा मॉड्यूल को, जो अभी उसी मॉड्यूल के बेसिस पे सारे काम हो रहे हैं। लर्निंग बाय डूइंग पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, कला और खेल में हम आगे बढ़ेंगे, और एनईपी के अनुसार एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी को हम एग्जामिनेशन सिस्टम में रखेंगे, एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी को एग्जामिनेशन सिस्टम में रखेंगे। कुछ बेस मिला, समझ आ रहा है कुछ। हाँ, बस, रहेगा ही, उसके बेसिस पे एग्जामिनेशन होगा, मतलब उसके किताब आ जाएंगे ना, एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक्स, बस इस बेसिस पे। अभी चलो और भी हैं, अगर और जानना चाहते हो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी उस पॉइंट को, तो यहाँ पे देख लो एफएलएन क्या होता है ना, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये कौन से क्लास तक है, अप टू क्लास 3, अप टू क्लास 3, याद क्या रखोगे, एफएलएन कब तक है, कब तक चलना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए, अप टू क्लास 3, अप टू क्लास 3। अभी यहाँ पे हम जब भी न्यूमेरिसी का बात आएगा, तो उसपे 3R, एंड लिटरेसी न्यूमेरिसी का बात आता है तो 3R हम लोग यूज करते हैं, 3R हम लोग यूज करते हैं। एंड ये जो क्लास 3 का बात बोला गया, इसमें एज ग्रुप कौन से हैं बताओ, 3 to 9, 3 to 9 ईयर्स के बच्चे हैं, 3 to 9, 3 से 9 साल के बच्चे हैं, अप टू क्लास 3 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब ये स्टार्टिंग हो जा रहा है बचपन से ही, आपके प्री प्राइमरी सेशन से ही स्टार्ट हो जा रहा है। एंड 3R है, मतलब 3R कल बताया गया था, बताओ गांधी जी के पॉइंट पे, 3R, रीड, बस, रीडिंग राइटिंग एरिथमेटिक, रीडिंग राइटिंग एरिथमेटिक। अभी देखो फाउंडेशन मतलब क्या है, बेस, इसका मतलब होता है बेसिक, ठीक है। ये तीन चीजों में नहीं, दो चीजों में विभक्त है, फर्स्ट है लिटरेसी, सेकंड है न्यूमरेसी। क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। सो लिटरेसी में क्या आता है, लैंग्वेज, आपने लैंग्वेज स्किल्स पढ़ा हुआ है, LSRW, उसका डेवलपमेंट करेंगे हम। एंड न्यूमरेसी में मैथ्स का डेवलपमेंट करेंगे, मैथ्स एंड कैलकुलेशन का डेवलपमेंट करेंगे। एफएलएन और क्या बोलता है ना, एफएलएन एनईपी और एनपी 2020 में इंक्लूड किया गया। एफएलएन में 5 पिलर्स हैं, कितने पिलर्स हैं, 5 पिलर्स हैं, 5 पिलर्स हैं, कितने, 5 पिलर्स हैं। इसको याद रखने के लिए आप क्या बोलोगे, गाली दे सकते हो, ठीक है। ये है आपका बेस, ABELG, ठीक है, अवे लग पढ़, ऐसे बोल लो, अवे लग पढ़। सो अवे लग पढ़ में ए फॉर क्या आता है, एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, आप एक्सेस कर सको एजुकेशन को। बी फॉर बेसिक हेल्थ, आपके हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा, बिकॉज ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से ही स्टार्ट हो रहा है।
ई फॉर एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा, एल फॉर लर्निंग आउटकम्स एंड जी फॉर गवर्नेंस। जी फॉर गवर्नेंस, ये सारे ना एक्स्ट्रा पढ़ाई है, ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ाई है, कमिंग फ्यूचर में इतना डिटेल पढ़ना पड़ेगा। बट ये चीज़ थोड़ा सा एफएलएन के बारे में पूछा तो मैंने आपको बता दिया, और ज़्यादा नहीं जाना है आपको, और ज़्यादा इधर नहीं जाना है, इधर छोड़ दो, सिर्फ एफएलएन का ये पॉइंट्स याद रखना है। इसके बाद एफएलएन का एक डायग्राम है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय निपुण? यस, बोलिए। हम्म। हम्म। एनईपी 1986 में एफएलएन, यस, बट उस टाइम पे उसका नाम एफएलएन नहीं था, नॉर्मल था। इसको एनपी में 2020 में इनपुट किया गया एफएलएन स्कीम बोल के, एफएलएन स्कीम बोल के ये इंक्लूड हुआ है। ओके। और एक चीज है, निपुण भारत, ठीक है, ये अभी ना जब भी एनईपी 2020 पूछा जाता है तो आप निपुण का 2 लाइन भी लिख दो ना लास्ट में, बहुत ही कमाल का आंसर बनेगा। मतलब बोलते हैं ना कि एनपी से हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो ये लास्ट चीज है आपका जहाँ पे आप कुछ नहीं छोड़ोगे। ये 4 लाइन्स बस पढ़ना है, 4 लाइन पढ़ना है। क्यों बोलो? क्योंकि निपुण, निपुण क्या होता है ना, इसका टैगलाइन है निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा एवं गणना। ये इंग्लिश में नहीं बन पाया, ये बस हिंदी में ही बन पाया है। और ये स्लोगन है, इसका नारा है, इसका टैगलाइन है कि निपुण भारत का सपना, सब बच्चा समझे भाषा और गणना। गणना और भाषा समझे मतलब कौन सा आ गया बताओ? एफएलएन ना, एफएलएन आ गया। बस, तो ये एफएलएन के अंदर ही आ रहा है निपुण। निपुण एनपी 2020 का ही है, और वो जब एनपी 2020 आया था उस टाइम पे इतना ज्यादा फेमस नहीं था, बट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों बोलो? निपुण को अगर पूरा फुल उसका एक्सपांड करते फॉर्म को, क्या मिलेगा? नेशनल, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इनिशिएटिव, पी फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, पहले आ गया ना, रीडिंग भाषा को समझना है, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, एंड यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, एन फॉर न्यूमरेसी, एन से स्टार्ट होगा एन पे खत्म होगा, निपुण। बस इतना याद रखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट करवाया था। एमएचआरडी अभी चेंज हो गया एमओयू में, सॉरी एमओई में। एंड इसका टारगेट था कि एफएलएन जो बीजीजी जी है, मतलब आप जानते हो ये बीजीजी क्या है? ये बीजीजी है आपका, जो मैंने बोला प्राइमरी लेवल से पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है, एज के अकॉर्डिंग जो आपका नंबर ज्ञान होना चाहिए, मतलब आप इतने नंबर सीख जाओगे, इतने वर्ड्स सीख जाओगे, उसके बेसिस पे। तो इतना डिटेल नहीं जाना है, बस आप याद कर लेना कि बीजीजी जी मतलब बी जी क्यू याद करना है, बी जी क्यू। बी फॉर ये बाल वाटिका है, बी फॉर क्या है? बाल वाटिका। बाल वाटिका मतलब ये आपका नर्सरी लेवल्स को शो किया जाता है, नर्सरी लेवल्स को शो कर सकते हैं। मतलब नर्सरी लेवल और स्टैंडर्ड 1 2 में आप शो कर सकते हो, बिकॉज इसका एज ग्रुप जो मेंशन किया गया है उस बेसिस पे 5 to 6 है इसका एज, एज पीरियड। एंड ग्रेड 1 जी फॉर ग्रेड 1, जी फॉर ग्रेड 2, जी फॉर ग्रेड 3, तो उसके बेसिस पे ये मेंशन किया गया। 5 से 6 साल का बच्चा वो लेटर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है जो 2 वर्ड्स वाले हैं। 6 से 7 साल का बच्चा 4 to 5 इजी वर्ड्स को याद रख सकता है, 7 to 8 उसका मीनिंग समझ सकता है, एंड 45 to 60 वर्ड्स को समझ सकता है। 8 to 9 ईयर्स का बच्चा 60 वर्ड्स को समझ सकता है। वैसे ही नंबर्स में भी आते हैं, 1 से 10 तक नंबर 5 से 6 साल का बच्चा सीख गया, 6 से 7 साल अप टू 99, अप टू 999 मतलब 100 टू अप टू 999, ये G2 ग्रेड 2 में सीख गया। और ग्रेड 3 में 999 से 4 9 मतलब 9999 यहाँ तक सीख गया। तो ये इतना चीज है जो आपको मेंशन किया गया था पहले भी थोड़ा थोड़ा, बट मैं निपुण को इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ा रही थी, बिकॉज निपुण आपके किताब में भी मेंशन नहीं था, ठीक है। ये चीज़ हुआ। अभी और एक चीज़ है जो कंपैरिजन आप पढ़ना चाहते हो, वही सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप चाहो तो ये चीज़ को पढ़ सकते हो, अदरवाइज स्किप कर देना, क्योंकि आपको कंपैरिजन में कभी नहीं पूछा जाएगा। तो ये फ्यूचर के लिए रखे रहो, बट अभी के लिए इतना पढ़े हो काफ़ी है। समझ आया क्या कुछ?